नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, टॉपिक जो है वो लिया है हमने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। दोस्तों, पर्सनालिटी ऐसा हो सकता है क्या यूपी टेट का पेपर बने और पर्सनालिटी से क्वेश्चन ना आए? ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में संपूर्ण पर्सनालिटी को कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक पॉइंट को इसके अंदर हमने ऐड किया है। देखो, क्रैस्मर, स्पेंजर, सेल्डन, चरक संहिता, जुंग का वर्गीकरण, व्यक्तित्व मापन की विधियां, प्रक्षेपी विधियां हो या फिर अप्रक्षेपी विधियां हो, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, सारे A to Z पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। ये दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने लिखा है, देखिए कंप्लीट रिवीजन होगी और 100% एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने मिस किया तो समझो सीधे सीधे आपके 2 नंबर यूपी टेट में चले जाएंगे बाल विकास के अंदर, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो पक्का इस वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहली स्लाइड देखिए आपकी स्क्रीन पर है। टॉपिक है आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी के बारे में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा, आप ये बताओ जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी किस भाषा से है? तो आपका जवाब होगा लैटिन भाषा से है। पर्सनालिटी जो है लैटिन भाषा के परसोना, ठीक है, परसोना ये पर है, परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या फिर मास्क। यानी जो परसोना से बना है पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बाहरी आवरण है या बाहरी आवरण है, ये आपको ध्यान रखना है। बाहरी आवरण है, नकली चेहरा है, नकाब है और मास्क है। ये चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, प्राचीन समय में महारूप रेखा, ठीक है, महारूप रेखा के आधार पे, महारूप रेखा, यहाँ पे रेखा होगा, महारूप रेखा के आधार पर जो व्यक्तित्व है इसको परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन आज जो परिभाषा है दोस्तों, इसकी परिभाषा बदल चुकी है, क्योंकि वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी वर्तमान समय में जो परिभाषा है पर्सनालिटी की बदल चुकी है, क्योंकि वर्तमान समय में बाह्य, ठीक है, यहाँ पे देखो, वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्लाइड को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, परिभाषा को समझिएगा। देखिए, ये जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। व्यक्तित्व की 4 परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं पेपर के अंदर, यूपी टेट के अंदर इन्हीं 4 परिभाषा में से एक परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहली जो परिभाषा है वो है आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट ने क्या कहा है समझो। देखो, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ क्या है? समायोजन स्थापित कर लेता है। ये जो परिभाषा है ये दोस्तों आलपोर्ट की है। किसकी है? आलपोर्ट की है। ठीक है, यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं लिखा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखना है मनोदैहिक व्यवस्थाओं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे मनोदैहिक, ये आपकी पहचान है। ये मनोदैहिक शब्द आएगा लिखा हुआ, मनोदैहिक विशेषताएं। अब मनोदैहिक विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं, ठीक है, व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये इसकी पहचान है। यही शब्द बिल्कुल सेम टू सेम आपको स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कभी भी चेंज नहीं होता, यही छपेगा पेपर में। दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा क्या है समझिए। दूसरी परिभाषा है वो है कैटल के अनुसार। तो कैटल के अनुसार परिभाषा क्या है समझो। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा और क्या करेगा, कैसा कार्य करेगा और क्या करेगा। तो इस जो परिभाषा की पहचान है वो है दोस्तों कैटल के अनुसार। कैटल ने क्या किया है? व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कैटल ने क्या है? भविष्यवाणी शब्द आपको ध्यान रखना है। भविष्यवाणी जिस परिभाषा में आएगी पर्सनालिटी के, तो समझ जाना वो कैटल की परिभाषा है। और जो मनोदैहिक, यहाँ पे लिखा है मनोदैहिक, जब मनोदैहिक जिस परिभाषा में शब्द दिख जाए तो वो आलपोर्ट की परिभाषा होगी। जो मैं 4 परिभाषा दे रहा हूँ इन्हीं में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा वुडवर्थ की परिभाषा।
वुडवर्थ ने क्या कहा है। तो वुडवर्थ के अनुसार समझिएगा, बहुत अच्छी परिभाषा है। देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समृद्ध विशेषता है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये क्या है, जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ये जो परिभाषा है ये वुडवर्थ की है। किसकी है? वुडवर्थ की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो परिभाषा देखिए यहाँ पे दे रखी है, किसकी परिभाषा है ये देखिए गिलफोर्ड की परिभाषा है। तो गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड ने ये क्या है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। क्या है? व्यक्तित्व जो है गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, समन्वित रूप है, ये कहा है किसने? गिलफोर्ड ने कहा है। तो ये गिलफोर्ड की परिभाषा, वुडवर्थ की परिभाषा और कैटल की परिभाषा, इसके साथ साथ में ये आलपोर्ट की परिभाषा आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये 4 परिभाषा ध्यान ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो 2 परिभाषा हैं इनको पे आप स्टार लगाओ। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बना है। ये 2 परिभाषा बार बार पेपर में पूछी गई हैं। फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, वुडवर्थ में याद कर लेना। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, याद हो जाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो ये हो गई आपकी सारी परिभाषा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट को ले लीजिए ताकि आप नोट्स वगैरह आराम से बना सको। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, अगली जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है वो है देखिए क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो समझिए। देखो, क्रेसमर ने शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है, जिसमें 4 प्रकार बताए हैं। तो ये किसका है? ये क्रेसमर का है। किसके आधार पे है? तो ये ध्यान रखना है, शरीर संरचना के आधार पर है। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? देखिए, यहाँ पे रक्त काय है, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है स्थूल काय। यहाँ पे आपको ये शब्द लिखना है स्थूल काय। ठीक है, स्थूल काय। ठीक, क्या लिखोगे आप? स्थूल काय यानी नाटे व्यक्ति। ठीक है, और ये क्या है? इंग्लिश में बोलेंगे पिकनिक। क्या है? पिकनिक। ये आपको ध्यान रखना है, पिकनिक। दूसरा देखिए सुडोल काय। दूसरा क्या है? सुडोल काय। जहाँ पे ये मुर्दुल काय लिखा है, इसको आप चेंज करना है और यहाँ पे लिखना है आपको सुडोल काय। क्या लिखना है? सुडोल काय। ठीक है, सुडोल काय। ये जो होते हैं ये खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, एथलेटिक। क्या? ठीक है, एथलेटिक। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है आपका, वो देखिए क्या कह रहा है। अगला है आपका छीड़काय। क्या है? छीड़काय। जो छीड़काय होते हैं वो दुर्बल शरीर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल शरीर वाले होते हैं। इन्हें हम एस्थेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनिक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित काय यानी मिले जुले। मिश्रित काय यानी मिले जुले। ठीक है, जिसे कहते हैं डिस्प्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिस्प्लास्टिक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हुई है, लेकिन आपको समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको, भाषा को पकड़ना है। तो पेपर में पूछेगा क्रेसमर के शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है इसके कितने भाग हैं? तो आपको बताना है 4 भाग हैं, और चारों भागों के ये नाम जो हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगली जो स्लाइड है आपकी वो है स्पेंगर यानी स्पेंगर का वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पे सन 1928 में ये बुक है। बुक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन यानी समाजमिति आधार पर जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो 6 प्रकार का है। ठीक है, स्पेंगर ने कितने प्रकार बताए हैं? स्पेंगर ने 6 प्रकार बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समाजशास्त्री के आधार पर वर्गीकरण है और स्पेंगर के अनुसार है। स्पेंगर ने समाजशास्त्री आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो है आपका वो है सैद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक प्रकार, तीसरा है सामाजिक प्रकार और चौथा है राजनीति, पांचवा है धार्मिक और छठा है सौंदर्यात्मक। क्लियर? इतनी बातें आपके समझ में आ रही हैं। सैद्धांतिक यानी सिद्धांतों पर बल, संसार को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश यानी जो दार्शनिक है। उदाहरण क्या है? दार्शनिक। आर्थिक आधार पर यानी जीवन की हर चीज को अर्थ यानी मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, जैसे व्यापारी। नेक्स्ट है सामाजिक प्रकार यानी शिक्षक, और राजनीतिक यानी राजनेता, धार्मिक यानी संत कौमा योगी, और सौंदर्यात्मक क्या है? मूर्तिकार कौमा कलाकार कौमा चित्रकार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर में पूछेगा स्पेंगर का वर्गीकरण, तो आपको समाज शास्त्रीय आधार पर ये ध्यान रखना है, ये 6 प्रकार का है। कितने प्रकार रखने हैं? 6 प्रकार इनके याद रखने हैं।
टोटल 6 प्रकार याद रखने हैं। कौन कौन से प्रकार है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा। 3 दे देगा और एक हटा देगा तो पूछेगा बताइए स्पेंगर का कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं बताया है। तो सैद्धांतिक, आर्थिक प्रकार, सामाजिक प्रकार, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक, ये स्पेंगर के 6, ये समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगला जो वर्गीकरण है आपका ये है दोस्तों सेल्डन का वर्गीकरण 1940, यानी 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। तो देखो पहला मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ शरीर संरचना के आधार पे। क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, शरीर संरचना के आधार पे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, शरीर संरचना के आधार पे, ठीक है। और दूसरा जो मैं इनका सेल्डन का एक वर्गीकरण और है, जो दूसरा बताऊंगा वो बताऊंगा आपको स्वभाव के आधार पर सेल्डन का वर्गीकरण। तो चलिए पहले मैं आपको स्वभाव का बताता हूँ, ठीक है। स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण सेल्डन ने दिया है, एक दिया है स्वभाव के आधार पे और दूसरा जो दिया है वो दिया है शरीर संरचना के आधार पर, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्वभाव के आधार पे, ठीक है। तो स्वभाव के आधार पे जो दोस्तों जो वर्गीकरण है ये 3 प्रकार का है। तो कौन कौन से प्रकार हैं समझिएगा। पहला जो है आपका ये है बिस्रोटोनिया, यानी कह सकते हो आप बिस्रोटोनिक, क्या कह सकते हो, बिस्रोटोनिक, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है सोमेटोनिक, क्या है, सोमेटोनिया जो लिखा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरा शब्द आएगा वो सोमेटोनिक आएगा, ठीक है। सोमेटोनिक या सोमेटोनिया बात एक ही है, ठीक है। जो तीसरा है वो आपका आएगा यहाँ पे सेरेब्रोटोनिक, क्या है, सेरेब्रोटोनिक या फिर सेरिब्रोटोनिया, ठीक है। ये आपको समझना है। ये जो है वो स्वभाव के आधार पे है। किस आधार पे है, स्वभाव के आधार पे। अब मैं इनको थोड़ा सा खुल के आपको बताता हूँ। जैसे देखिए बिस्रोटोनिक, बिस्रोटोनिक में ये किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों ये मस्तमौला एवं मिलनसार होते हैं और ये खाने पीने के क्या है शौकीन होते हैं। इन्हें आराम पसंद होता है, प्रेम एवं स्नेह इन्हें पसंद होता है, सामाजिक स्वभाव के होते हैं और भावात्मक रूप से ये क्या हो स्थिर होते हैं। तभी तो आपने देखा है मस्तमौला और मिलनसार हैं और खाने पीने के शौकीन है। देखिए कितना मोटा व्यक्ति है, तो ये क्या है बिस्रोटोनिक है, ठीक है। दूसरा जो है स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने वर्गीकरण दिया है वो दिया है सोमेटोनिक। तो सोमेटोनिक के अंतर्गत देखिए क्या आएगा, ये देखिए क्या है, ये दोस्तों जो व्यक्ति है ये कर्मठ एवं सक्रिय है, साहसी और निडर है, साहसी और निडर है, शक्तिशाली और ऊर्जावान है, नेतृत्व क्षमता है और ये इसके अंदर क्या है स्पष्टवादी है और ये अधिकार प्रिय है और खेल कूद में ये रुचि रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोमेटोनिक। तीसरा जो है वो है सेरेब्रोटोनिक, ठीक है। ये है आपका सेरेब्रोटोनिक, जिसे कहते हैं सेरेब्रोटोनिया, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के कैसे होते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो चिंतित एवं तनावग्रस्त रहने वाले होते हैं दोस्तों। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो संकुची होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं शर्मीले होते हैं और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों विचारशील होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, भावुक होते हैं और एकांत इन्हें पसंद होता है। तो ये हो गए आपके सेरेब्रोटोनिक, ठीक है। तो ये आपको तीनों प्रकार ध्यान रखना है। ये स्वभाव के आधार पर मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। कैस्मर का जो दूसरा वो सेल्डन है ना, सेल्डन का जो दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों वो वर्गीकरण है शरीर संरचना के आधार पे। अब मैं आपको शरीर संरचना के आधार पे दूसरा वर्गीकरण सेल्डन का बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया है स्वभाव के आधार पे। स्वभाव के आधार पे 3 प्रकार का, बिस्रोटोनिक, सोमेटोनिक और सेरिब्रोटोनिक, ठीक है, या फिर बिस्रोटोनिया या फिर सोमेटोटोनिया या फिर सेरोबोट्रोनिया, ठीक है। 3 प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो शरीर संरचना के आधार पे, वो भी सुन लीजिएगा, ठीक है, यहीं पे सुनिएगा। तो सेल्डन का जो वर्गीकरण है वो जो दूसरा वर्गीकरण इन्होंने दिया है वो दिया है शरीर संरचना के आधार पे। किसके आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे। शारीरिक संरचना के आधार पे भी दोस्तों 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको ध्यान में रखना है। देखो जो पहला प्रकार है वो है एंडोमार्फिक। क्या है, एंडोमार्फिक, जिसे कहते हैं गोलाकार, जिसे क्या कहते हैं गोलाकार। जो दूसरा है वो है मेजोमार्फिक। क्या है, मेजोमार्फिक, जिसे कहते हैं आयताकार। जो तीसरा है आपका वो है एक्टोमार्फिक, जिसे कहते हैं लंबाकार, जिसे क्या कहते हैं लंबाकार। तो ये शरीर संरचना के आधार पर भी सेल्डन का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखो अगर हम ये करें एंडोमार्फिक की बात करें, एंडोमार्फिक यानी गोलाकार, तो ये कैसे होते हैं, ये देखो शारीरिक संतुलन का शारीरिक स्वास्थ्य और ये फुर्तीला टाइप का थोड़ा होता है। ठीक है। मेजोमार्फिक की बात करें तो ये मजबूत होगा, मेजोमार्फिक में क्या है, मजबूत होगा। और लंबाकार यानी आपका जो एक्टोमार्फिक है, तो एक्टोमार्फिक क्या है आपका, इसमें शक्तिहीन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये क्रेसमर थे, ये सेल्डन थे। ठीक है। सेल्डन के अनुसार दो प्रकार के वर्गीकरण थे, एक स्वभाव के आधार पे और एक आपका था शरीर संरचना के आधार पे। दोनों के आधार पे 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है। तो आपका स्वभाव के आधार पे मैंने बताया विस्रोटोनिक और सोमेटोनिक और सेरिबेटोनिक, और इसके बाद शरीर संरचना के आधार पे बताया मैंने आपको एंडोमार्फिक, मेजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। जिसे कहते हैं एंडोमार्फिक को गोलाकार कहते हैं, मेजोमार्फिक को कहते हैं आयताकार और आपका एक्टोमार्फिक को कहते हैं लंबाकार। किस टाइप के व्यक्ति होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा इस स्लाइड को समझिएगा ध्यान से। ये स्लाइड क्या कह रही है, देखो व्यक्तित्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, और यहाँ पे दे रखा है देखो पर्सनालिटी का सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो हिप्पोक्रेटस का था। किसका था, हिप्पोक्रेटस का था। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। बुक क्या है, नेचर ऑफ मैन। ठीक है। नेचर ऑफ मैन आपको इनकी जो पुस्तक है वो आपको ध्यान में रखना है। एक और बात आपको बता दें, देखिए जो आपकी नेचर ऑफ मैन है ये हिप्पोक्रेटस की ही बुक है। और इनके द्वारा देखिए जो पहला जो प्रकार है इन्होंने द्रव्य व स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण किया है। इसके आधार पे देखो यहाँ पे आधार दे रखा है शारीरिक द्रव्य और इसका ह्यूमर है। ठीक है। तो किसी बुक में आपको मिलेगा द्रव्य व स्वभाव के आधार पे भी मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो इन्होंने ये वर्गीकरण किया है तो इन्होंने 4 प्रकार का वर्गीकरण किया है, 4 प्रकार की बातें की हैं। पहली जो बात है वो है कफ। ठीक है। कफ प्रवृत्ति वाले बच्चे यानी कह सकते हो कफ प्रवृत्ति वाले या फिर कफ या श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले, तो ये कैसे होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो कफ प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं ये सुस्त होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है इनके अंदर, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, रुधिर की अधिक मात्रा व आशावादी होते हैं। तो ये कफ वाले बच्चे हो गए। ठीक है। दूसरा इन्होंने प्रकार बताया है वो बताया है काला पित्त यानी काले पित्त वाले। तो काले पित्त वाले कैसे होते हैं समझो। ये देखो दूसरे नंबर का है, ये है काले पित्त वाले। तो काले पित्त वाले की बात करें तो ये निराशावादी होते हैं दोस्तों, निराशावादी होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, दुखी व शारीरिक और संवेगात्मक रूप से ये दोस्तों कमजोर होते हैं। ठीक है। तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो बताया है, देखिए तीसरा जो प्रकार बताया है वो बताया है पीले पित्त वाले, यानी पीला पित्त है तो पीले पित्त वाले। ठीक है। इनके अनुसार क्या है, देखिए शारीरिक व संवेगात्मक रूप से स्थिर व संतुलन होता है, ये गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है और तुकन मिजाजी होते हैं। ये तीसरा स्वभाव है। चौथा जो इन्होंने बताया है वो बताया है अधिक रुद्र वाले। क्या बताया है, अधिक रुद्र वाले। ये जो व्यक्ति होते हैं ये संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमजोर होते हैं, उत्साही यानी आशावादी, हैप्पी, एक्टिव, प्रसन्नचित्त। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है। 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं वर्गीकरण के, चारों प्रकार आपको ध्यान रखना है, यानी कफ वाले और काला पित्त वाले, इसके बाद पीला पित्त वाले और रक्त वाले। ठीक है। अधिक रुधिर वाले, ये ध्यान रखना है, अधिक रुधिर वाले। तो ये हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप नोट्स में आप ऐड कर लेना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए जो अगली स्लाइड है इसको समझिएगा, ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्लाइड क्या कह रही है, देखिए भारतीय दर्शन के अनुसार, यानी भारतीय दर्शन के अनुसार कह सकते हो भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण, यानी सांख्य दर्शन के जो प्रेरता है वो है कपिल मुनि। तो इनके अनुसार जो वर्गीकरण है उसको थोड़ा सा समझिए। देखो इन्होंने बताया है 3 प्रकार से, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से बताया है। पहला जो है वो सतुगुणी है, दूसरा जो है वो रजुगुणी, तीसरा जो है तमोगुणी। इन्होंने ये कहा है जो सतुगुणी वाले हैं, ये धार्मिक, मिलनसार, सहयोगी और सदाचारी हैं। यानी ईश्वर व धर्म में विश्वास करने वाले को सतोगुणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईश्वर व धर्म में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं, सतोगुणी कहते हैं। तो सतोगुणी वाले कौन से होते हैं, जिनमें धार्मिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, सहयोगी और सदाचारी।
दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है रजोगुणी। क्या कहा है? रजोगुणी। तो रजोगुणी क्या है? देखो ये क्या है? वीर हैं, साहसी हैं और बलवान हैं, कर्म प्रधान हैं। इसका मतलब है सीधे सीधे कर्म में विश्वास रखने वाले। कैसे? ये जो होते हैं व्यक्ति कैसे होते हैं? कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं, रजोगुणी। नेक्स्ट जो है आपका वो है तमोगुणी। क्या है? तीसरा जो प्रकार इन्होंने बताया है कपिल मुनि ने वो है तमोगुणी। अच्छा, जो तमोगुणी वाले व्यक्ति होते हैं ये आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ाकू होते हैं, उन्मादी होते हैं और अहंकारी होते हैं। यानी कह सकते हो सुख प्राप्ति विलासी प्रवृत्ति वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है तमोगुणी। तो ये अगर वर्गीकरण इसमें से कुछ पूछा जाए तो आपको ये चुनना है और ये बताना है। ठीक है, कपिल मुनि के अनुसार कितने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये आपको ध्यान में रखना है। सतोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी है। तीनों प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, देखिए चरक संहिता। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो चरक संहिता के अनुसार। तो चरक संहिता के अनुसार क्या है थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा हम बात करेंगे अब चरक संहिता के अनुसार। तो इनके अनुसार समझिएगा। देखो आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार मनुष्य की जो प्रकृति है वो 3 दोषों पर आधारित मानी जाती है। वो 3 दोष कौन कौन से समझिएगा। पहला जो है वो है बात। ठीक है, क्या है? बात। बात प्रकृति का मतलब है, सीधे सीधे समझो, बात प्रकृति का मतलब है वायु प्लस आकाश, यानी तत्व जो है वो वायु प्लस आकाश है। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, ये चंचल और सक्रिय होते हैं, शीघ्र सीखने वाले व्यक्ति होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं और अस्थिर स्वभाव होता है। ठीक है, तो कुल मिला के चंचलता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है पित्त प्रकृति। ठीक है, ये देखिए दूसरा वाला दिया रखा है पित्त प्रकृति वाले। तो ये कैसे होते हैं समझो। ये जो होते हैं दोस्तों ये बुद्धिमान एवं तेजस्वी होते हैं। कैसे होते हैं? बुद्धिमान एवं तेजस्वी होते हैं। ये जो होते हैं ये आपके साहसी होते हैं, नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है और ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, यानी चिड़चिड़ापन इनके अंदर भरा रहता है और निर्णय लेने में ये कुशल होते हैं, मध्यम शरीर होता है। ठीक है, तो पित्त का मतलब सीधे सीधे समझो अग्नि, यानी तेज एवं क्रोध। ट्रिक ध्यान रखना, पित्त का मतलब सीधे सीधे क्या है? अग्नि, तेज एवं क्रोध। ठीक है, और बात का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं बात का भी मतलब समझा रहा हूँ। जो बात है ये ध्यान रखना, बात का मतलब है वायु। वायु का मतलब सीधे सीधे चंचलता से है। बात का मतलब क्या है? वायु। और वायु का मतलब सीधे सीधे किससे है? चंचलता से है। किसका है? चंचलता से है। और ये पित्त, तो पित्त का मैंने आपको बताया अग्नि। पित्त का मतलब अग्नि, अग्नि का मतलब है तेज व क्रोध से है। ये ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक बेस से आपको याद रहेंगी चीज़ें। अगला देखिए कफ प्रवृत्ति। तो इन्होंने कहा है भैया कफ प्रवृत्ति तीसरा जो प्रकार है वो कफ प्रवृत्ति है, यदि भाव जो है शून्य है। तो विशेषताएं क्या हैं समझिएगा। देखो शांत एवं धैर्यवान लोग होते हैं ये, और स्थिर इनका स्वभाव होता है, सहनशीलता होती है इनके अंदर, दयालु और विनम्र स्वभाव के होते हैं, मजबूत शरीर होता है और धीरे धीरे कार्य करने वाला होता है। कफ का मतलब सीधे सीधे समझना है आपको स्थिरता। कफ का क्या मतलब समझना है दोस्तों? स्थिरता। स्थिरता एवं शांति इनके अंदर पाई जाती है। स्थिरता एवं शांति इनके अंदर पाई जाती है। तो कुल मिला के ये स्लाइड भी आपने समझ ली है। यानी भारतीय दर्शन के अनुसार सांग दर्शन के प्रेरता यानी कपिल मुनि के अनुसार जो है वो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। चरक संहिता के अनुसार जो वर्गीकरण है ये भी 3 प्रकार का है, बात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले लोग। उम्मीद करूंगा ये स्लाइड आपके समझ में आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा आज होने वाला है, लेकिन एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिएगा, अगला जो वर्गीकरण है आपका वो है युंग का वर्गीकरण। चाहे पेपर में युंग पूछे चाहे पेपर में जुंग पूछे, युंग या जुंग बात एक ही है। ठीक है, युंग या जुंग। इनका जो वर्गीकरण है वो 1923 है, ध्यान रखना। और वर्तमान समय में यही वर्गीकरण जो है वो मान्य है। इनकी जो बुक है वो है साइकोलॉजी टाइप। ठीक है, आधार क्या है? मनोविज्ञान का आधार है। अब देखो इनके अनुसार जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में 3 टाइप्स ना हो, 2 टाइप्स हो तो 2 टाइप्स भी सही होगा।
देखो कैसे व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं अंतर्मुखी। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, और आपके जो तीसरा वाला होता है दोस्तों, ये उभयमुखी होता है। ठीक है, कौन सा? उभयमुखी। तो पहला समझो अंतर्मुखी, यानी अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अपने आप में ज़्यादा रुचि लेते हैं, स्वभाव व आदत व दृष्टिकोण को जाहिर करने में संकोच, लज्जाशील, दोस्तों का इनके अंदर अभाव होता है, ऐसे लोग दोस्त नहीं बनाते हैं, और सामाजिकता, गहन चिंतक, कल्पनाशीलता, आशावादी होते हैं। ठीक है, और देखिए लीडरशिप इनके अंदर पाई जाती है, निर्णय क्षमता कमजोर, एकांत प्रिय होते हैं। ये जो ऐसे लोग होते हैं वो लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और विचारक होते हैं। कुल मिला के एक लाइन में बात मैं रखना चाहूँगा, तो समझना कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो लेखक बनने की योग्यता रखते हैं, और एकांतवादी, एकांत प्रिय होते हैं, विचारशील होते हैं, और इनके अंदर दोस्तों जो दोस्तीपन वाला बात होती है, दोस्ती ये नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे लोग क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी वाले एग्जाम्पल सारे आपको याद होने चाहिए। अंतर्मुखी के एग्जाम्पल कौन से हैं? देखिए, लेखक बनते हैं ऐसे लोग, दार्शनिक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, और ये विचारक होते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। ठीक है, युंग के अनुसार जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार, पहला बताया है अंतर्मुखी, दूसरा बताया है बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी को आप समझिएगा। तो बहिर्मुखी क्या है? देखिए, ये सामाजिक इनके अंदर सामाजिकता होती है, आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं, नेतृत्वकारी होते हैं, और हंसमुख होते हैं, वाचाल होते हैं, उत्तम भाषा इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात और समझो, यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे जो लोग होते हैं वो शिक्षक बनते हैं, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी जो होते हैं दोस्तों, बहिर्मुखी शिक्षक व नेता बनने की योग्यता रखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। तो बहिर्मुखी हो गया, नोट करके लिखिएगा। नेवान व थाकोजाकी ने 1942 में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को दोनों को मिलाकर उभयमुखी, यानी तीसरा जो तैयार किया है वो उभयमुखी तैयार किया है। यह सबसे सफल व्यक्तित्व होता है। उभयमुखी का मतलब क्या होता है? उभयमुखी का मतलब ये होता है जिसके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उभयमुखी कहते हैं। यानी उचित व्यक्तित्व उसमें होता है जिसमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं, उसी को हम उभयमुखी कहते हैं, और उभयमुखी वाला सबसे सफल व्यक्ति होता है। तो ये तो था आपका जुंग या फिर युंग का वर्गीकरण, जो कि 1923 की बात हो रही है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिएगा, ये स्लाइड मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए, ये स्लाइड एक और लग गई है। स्वभाव के आधार पर शेल्डन का वर्गीकरण ये 3 टाइप का है। तो मैंने आपको कराया है कि स्वभाव के आधार पे कराया है और शरीर संरचना के आधार पे कराया है। ठीक है, मैंने स्वभाव के आधार पे बताया है। एक होते हैं विस्रोटोनिक, दूसरे होते हैं सोमेटोटोनिक, और तीसरे होते हैं सेरोटोनिक। जो विस्रोटोनिक होते हैं उनके अंदर मुख्य गुण पाया जाता है खाना पीना, आराम करना और मिलनसार वाले व्यक्ति होते हैं। जो सोमेटोनिक व्यक्ति होते हैं इनके अंदर साहसी, शक्तिशाली और नेतृत्व करने की क्षमता पाई जाती है। और सेरेब्रोटोनिक जो होते हैं वो चिंतित होते हैं, संकोची होते हैं और अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। तो शेल्डन का स्वभाव के आधार पर शेल्डन का वर्गीकरण 3 प्रकार का बताया गया है। इसी प्रकार का शेल्डन का जो दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों, दूसरा वर्गीकरण है वो शरीर रचना के आधार पे है। दूसरा वर्गीकरण क्या है? शरीर संरचना के आधार पे है। तो ये भी 3 प्रकार का है। पहला जो है वो एंडोमार्फिक है, मेजोमार्फिक है और एक्टोमार्फिक है। ये तीनों प्रकार हैं। ठीक है, गुण जो मुख्य गुण हैं वो दोनों में सेम पाए जाते हैं। एंडोमार्फिक में भी ऐसे ही व्यक्ति होता है, खाना करना, आराम करना, मिलनसार व्यक्ति होते हैं। मेजोमार्फिक में साहसी, शक्तिशाली, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। एक्टोमार्फिक में चिंतित, संकोची और अंतर्मुखी होते हैं। तो ये दोनों वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। एक जो है वो शरीर संरचना के आधार पे है, दूसरा जो है वो स्वभाव के आधार पे है। स्वभाव के आधार पे बता रहा हूँ, तो ये आपके प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वभाव के आधार पे हैं और आपको शरीर संरचना के आधार पे ध्यान रखना है। तो ये हैं, और इन दोनों के जो मुख्य लक्षण हैं तो ये आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। तो चलिएगा, अगली जो हेडिंग है अपनी, वो हेडिंग है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, जो कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में बना है और बार बार क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाओ इस स्लाइड पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो वीडियो है, स्लाइड को करते हैं शुरू। तो देखिए क्या कह रहा है,
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो वो है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। जो वंशानुक्रम है दोस्तों, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण भी आपका व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवार भी पर्यावरण को प्रभावित करने वाला कारक है। विद्यालय एवं शिक्षा है। सामाजिक एवं संस्कृति है। मित्र समूह और कह सकते हो सहकर्मी, ये दोनों ही सही हैं। शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य, ये भी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। और बुद्धि एवं मानसिक योग्यता भी क्या है, पर्सनालिटी को प्रभावित करती है। आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी ये जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए हैं जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पे इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, वंशानुक्रम ध्यान रखना है, पर्यावरण आपको ध्यान रखना है, परिवार आपको ध्यान रखना है, विद्यालय एवं शिक्षा ध्यान रखनी है, समाज एवं संस्कृति ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। मित्र समूह और सहकर्मी भी है, शारीरिक संरचना स्वास्थ्य भी है, बुद्धि और आपका मानसिक योग्यता भी है, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, देखिए अगली स्लाइड आ गई है आपकी स्क्रीन पर। हेडिंग जो है वो है रोजनमैन एवं फ्राइडमैन का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। यानी तो इनका जो वर्गीकरण है इसको समझिएगा। इन्होंने जो प्रकार बताए हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो एक एक करके इनका वर्गीकरण को समझिएगा। ठीक है, टाइप ए, तो टाइप ए में जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धी और अधीर। तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती हैं। देखो, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और प्रतियोगी भी होते हैं, अधीर भी होते हैं, और समय की कमी महसूस करते हैं, जल्दी क्रोधित होने वाले होते हैं, और कार्य के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं टाइप ए में। ठीक है, हमेशा प्रथम आने की चिंता करने वाले छात्र होते हैं टाइप ए के अंदर। ठीक है, जल्दी और जल्दबाजी या फिर जीत कह सकते हो, ये टाइप ए की कहानी है। ठीक है, दूसरा जो है वो है टाइप बी। तो टाइप बी में देखिए क्या है, टाइप बी में जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो देखो, ऐसे व्यक्ति होते हैं वो शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं। कह सकते हो कि जो टाइप बी के वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये शांत एवं धैर्यवान होते हैं, तनाव कम लेते हैं और सहयोगी स्वभाव उनका होता है। इसके साथ साथ में सहयोगी स्वभाव के साथ साथ में आराम से कार्य करना होता है, और कह सकते हो कि संतुलित जीवन शैली इनके अंदर होती है। बिना घबराहट के तैयारी करने वाला ये छात्र होता है टाइप बी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, रोजनमैन एवं फ्राइडमैन का ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। तो उन्होंने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। चलिएगा, अगला जो आपका टाइप है वो है टाइप सी। तो टाइप सी क्या है, देखो, भावनाओं को दबाने वाला। क्या है, भावनाओं को दबाने वाला। यानी जो टाइप सी वाले व्यक्ति होते हैं ये भावनाओं को दबाने वाला होता है, अत्यधिक आज्ञाकारी होता है, दूसरों को खुश रखने की प्रवृत्ति होती है, और संघर्ष से जो बचना होता है। ऐसे लोग क्या है, संघर्ष से बचते हैं, अपनी बात खुलकर ना कह पाते हैं, अपनी बात को वो खुलकर नहीं कह पाते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं दोस्तों, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मन में दुख होने पर भी व्यक्त ना करने वाला व्यक्ति होता है। अपने मन में ही दुखी तो रहता है, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं करता है। यानी कह सकते हो चुपचाप सहन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो टाइप सी में होता है। क्या है, टाइप सी वाला व्यक्ति होता है। अगला देखिए वो है टाइप डी। तो यहाँ पे देखिए टाइप डी को समझिएगा। टाइप डी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो जो टाइप डी वाले होते हैं दोस्तों, वो चिंतित होते हैं, निराशावादी होते हैं, संकोची होते हैं। थोड़ा सा और समझिएगा, यानी इनके अंदर दोस्तों निराशावादी तो होते हैं, चिंता और तनावग्रस्त तो होते हैं, सामाजिक रूप से संकोची तो होते ही होते हैं, और नकारात्मक सोच भी इनके अंदर पाई जाती है। क्या है, नकारात्मक सोच भी पाई जाती है, अकेलापन ये महसूस करते हैं, और हर परिस्थिति में नकारात्मक पहलू देखने वाला ये व्यक्ति होता है। तो ये टाइप डी था। कुल मिला के जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्सों में इसे ऐड करना है, क्योंकि पर्सनालिटी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी पता नहीं है, क्योंकि आयोग जो है वो इस बार पेपर बना रहा है। तो इस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात बता दूँ, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपका एबीएस हो, और चाहे आपका क्या हो, संस्कृत हो। तीनों की क्लासें बेहतरीन तरीके से कराई जा रही हैं। प्लेलिस्ट तीनों की बना दी है, और हर किसी का दोस्तों नोट्स भी आपको दिया जा रहा है। नोट्स के साथ साथ में आपको
2-2, 3-3 हज़ार दोस्तों क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। आप इस नंबर पे दोस्तों संपर्क भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आपको दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, देखिए ये जो स्लाइड देख रहे हो ना, सीधे सीधे पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस स्लाइड को आप ध्यान से समझिएगा। ये स्लाइड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो स्लाइड क्या है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं, ठीक है। पहले समझ लो आप, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रक्षेपी, दूसरी होती है अप्रक्षेपी। तो ये जो पहली वाली है ये प्रक्षेपी है, ठीक है, प्रक्षेपी है। तो प्रक्षेपी की पहचान क्या है, प्रक्षेपण भी बोल सकते हो, प्रक्षेपी विधियां भी बोल सकते हो। ये सिगमंड फ्राइड की प्रक्षेपी विधियां हैं, प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो इन्हें प्रक्षेपी पढ़ो, चाहे आप प्रक्षेपण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। इनकी पहचान भी बताऊंगा और विधियां भी बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं। एक जो पहली है वो है TAT, फिर है CAT, फिर है IBT और SCAT, WAT, PFT, DFT, OPT। एक पहचान आप यहाँ पे समझ लो। जब भी आपसे पूछे ये प्रक्षेपी विधि है या फिर अप्रक्षेपी विधि है, तो देखो प्रक्षेपी विधि की पहचान ये है, जहाँ पे भी आपको अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट मिल जाए, जहाँ पे भी अंग्रेजी का आपको अल्फ़ाबेट दिखे तो तुरंत पहचान लेना ये प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। अप्रक्षेपी विधि के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के आगे, ठीक है। जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगी इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस स्लाइड में सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिएगा, अब समझिएगा आप आज अप्रक्षेपी विधियां यानी नॉन प्रोजेक्टिव। तो अप्रक्षेपी विधियां कौन सी होती हैं इनको समझिएगा। इन्हें अप्रक्षेपी भी कह सकते हो और अन्य विधियां भी कह सकते हो। तो जो अप्रक्षेपी जो विधियां होती हैं दोस्तों, ये 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। ये 2 टाइप की होती हैं। टाइप 1 में देखिए आत्मनिष्ठ या कह सकते हो आप व्यक्तिनिष्ठ विधि, ठीक है। तो ये जो है आपका टाइप 1 है। टाइप 2 जो है वो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, और ये आपका है सब्जेक्टिव। तो अप्रक्षेपी आपने समझा। अप्रक्षेपी जो विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो आत्मनिष्ठ है और व्यक्तिनिष्ठ है, दूसरी जो है वो आपकी वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो, आत्मनिष्ठ यानी व्यक्तिनिष्ठ जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक आपकी आत्मकथा है, व्यक्ति इतिहास विधि है, प्रश्नावली है और साक्षात्कार है। सीधे सीधे स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में क्वेश्चन छपा है। वस्तुनिष्ठ कौन सी है, तो ये निरीक्षण विधि है, समाज मिति विधि है, निर्धारण मापनी है, परिस्थिति परीक्षण है और शारीरिक परीक्षण है। अब देखो कैसे ध्यान रखोगे कि ये आत्मनिष्ठ विधि हैं ये, और ये व्यक्तिनिष्ठ विधि हैं। उनको मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। तो चलिएगा ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक से समझिएगा। देखो जो आत्मनिष्ठ विधि है और व्यक्तिनिष्ठ विधि है, समझिएगा। देखो कोई भी इसमें दे रखा है व्यक्तिनिष्ठ विधि। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर क्या है, आत्मा होगी। व्यक्ति के अंदर क्या है, आत्मा होगी। आत्मा का मतलब है आत्मकथा। आत्मकथा जो विधि है अप्रक्षेपी है और व्यक्तिनिष्ठ विधि है आत्मनिष्ठ विधि है। और आत्मा किसके अंदर होगी, व्यक्ति के अंदर होगी। तो जो व्यक्ति इतिहास विधि है ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। आत्मकथा जो है आत्मनिष्ठ विधि है, दोनों एक ही हैं। अब बताओ मुझे, अगली जो है वो प्रश्नावली है। अब मुझे बताओ, कोई भी आप प्रश्न करोगे तो इंसान से ही तो करोगे, व्यक्ति से ही तो करोगे, तो ये प्रश्नावली है। प्रश्न किससे करोगे, व्यक्ति से, तो ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अब आप बताओ, अगर किसी का साक्षात्कार लेना हो तो साक्षात्कार किसका लोगे आप, कोई व्यक्ति तो होगा, उसी का तो साक्षात्कार लोगे, तो ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इस प्रकार से आप सबको समझना है, जो आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हैं वो आत्मकथा है, व्यक्ति इतिहास विधि है, प्रश्नावली है और साक्षात्कार विधि है। इसकी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। तो अगला जो समझिएगा, अगला क्या है, देखिए यहाँ पे समझो वस्तुनिष्ठ विधि। तो वस्तुनिष्ठ जो विधि है वो कौन कौन सी है, देखो निरीक्षण विधि है, समाज मिति विधि है, निर्धारण मापनी है, परिस्थिति परीक्षण है और शारीरिक परीक्षण है। अब यहाँ पे समझो, अब आप भूल जाओ, पेपर में भूल जाओ कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी थी, तो कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। आपने अप्रक्षेपी विधियाँ 2 प्रकार की पढ़ी हैं, आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। पहली हो गई सब्जेक्टिव हो गई और दूसरी हो गई ऑब्जेक्टिव। आपने अप्रक्षेपी विधियाँ 2 ही प्रकार की पढ़ी हैं। अब कन्फ्यूजन आपको अगर ये हो जाए कि ये आत्मनिष्ठ है या ये वस्तुनिष्ठ है, तो मैंने आपको बता दी, जो आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ होगा ये सबसे क्या है, आत्मा है, व्यक्ति आत्मा होगी, प्रश्न व्यक्ति से करोगे, साक्षात्कार व्यक्ति का, तो ये ट्रिक हो गई।
अब अगर इधर भूल जाओ कि ऑब्जेक्टिव कौन सी है, तो देखो जो परीक्षण आप ऑब्जेक्टिव वाले में आएगा, परीक्षण जो भी होगा, मापन जो भी होगा, और जो विधि ये निरीक्षण और समाजमिति ये वस्तुनिष्ठ की हैं। ठीक है, इतनी सी कॉमन सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा पहले इस स्लाइड को समझ लेते हैं। इस स्लाइड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हेडिंग है यहाँ पे प्रमापीकृत और मानकीकृत। अब आपको ये समझना है कि प्रमापीकृत क्या होता है और मानकीकृत क्या होता है। देखो, जिन परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच की जा चुकी हो, ऐसा परीक्षण जो होगा वो प्रमाणीकृत या फिर मानकीकृत परीक्षण होगा। आपने क्या समझा? प्रमापीकृत और मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? तो जिस परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच जो है वो की जा चुकी हो, ऐसा परीक्षण जो होगा वो प्रमापीकृत या फिर मानकीकृत कहलाता है। दूसरा हेडिंग है वो है विश्वसनीयता। देखो, एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा जो परीक्षण होगा वो विश्वसनीय परीक्षण होगा। तो विश्वसनीयता ये सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको गलती नहीं करनी है और पता होना चाहिए कि विश्वसनीयता क्या होती है। तो एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा जो परीक्षण है वो विश्वसनीय परीक्षण होता है। नेक्स्ट है वैधता। तो वैधता क्या है समझो। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है या वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो ऐसा परीक्षण क्या होता है? वैध परीक्षण कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी मैं हेडिंग आपको करा रहा हूँ, एक एक हेडिंग आपको ध्यान में रखनी है, यहीं से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। प्रक्षेपण विधियों, तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो सिगमंड फ्रायड ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? प्रक्षेपण शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने किया है। नेक्स्ट है प्रक्षेपण का अर्थ क्या है? तो प्रक्षेपण का अर्थ भी समझ लीजिए। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं और अनुभवों आदि को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्देश्य या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। नोट करके लिखिएगा, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से, प्रक्षेपण जो विधियां हैं, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे अचेतन लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अचेतन, ठीक है, अचेतन, ये आपने पढ़ा होगा। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अब देखिएगा इस स्लाइड को। सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनेगा जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझो प्रक्षेपी व्यक्तित्व का परीक्षण, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, यानी प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो देखो पहला जो है वो है आपका TAT। क्या है? TAT। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी आप लिखिए, इसकी जो हिंदी है, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण, या फिर कह सकते हो कथा प्रसंग परीक्षण। इसका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक आपको ध्यान रखना है, इसका प्रतिपादक है मार्गन एवं मुर्रे। कौन है? मार्गन एवं मुर्रे है, इसका नाम ध्यान रखना है और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगर हम वर्ष की बात करें तो वर्ष आपको ध्यान रखना है, कब ये जो टेस्ट है कब प्रयोग में हुआ था, कब प्रयोग हुआ था, इसका ये समझना है। ये 1935 की बात है। अगर हम इसमें कार्ड की संख्या की बात करें तो कार्ड होते हैं 31, यानी 30 + 1 एक 31। 30 + 1 बराबर क्या है? 31 कार्ड होते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो 31 कार्ड किस टाइप के होते हैं? तो समझो, यानी जो 10 कार्ड होते हैं वो पुरुष से संबंधित होते हैं, 10 कार्ड जो होते हैं वो महिलाओं से संबंधित होते हैं, 10 कार्ड जो होते हैं वो दोनों के होते हैं, और जो एक कार्ड होता है वो खाली कार्ड होता है। लेकिन विकल्प में अगर आपको 31 ना मिले, 30 मिले तो आप 30 पे टिक करिएगा, और 30 ना मिले तो आप 31 पे टिक करिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया के बारे में समझिएगा। देखिए प्रक्रिया क्या है? चित्र दिखाकर कहानी लिखवाई जाती है, यानी जो कार्ड हैं, कार्डों पे चित्र दिखाकर क्या है? कहानी लिखवाई जाती है। ठीक है, उपयोगिता क्या है? जो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के ऊपर यह प्रयोग किया जाता है। कह सकते हो बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखाने का कहा जाता है, और कम से कम जो आयु है दोस्तों, ये कम से कम आयु जो है आपकी 14 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। 14 वर्ष से अधिक ना हो।
14 वर्ष से कम नहीं, 14 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नोट करके देखिए, ज्ञात क्या होता है, इससे व्यक्तित्व ज्ञात होता है, इच्छाएं ज्ञात होती हैं और आवश्यकता ज्ञात होती है। नोट करके आपको ये लिखना है कि इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी होती है। तो कुल मिला के ये आपको भैया ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में बना है TAT, ठीक है। ये क्या है, आपकी प्रक्षेपी विधि है, मार्गन मरे, आपको ध्यान रखना है। टोटल 31 कार्ड हैं, पूरी डिटेल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में इसको ऐड कीजिएगा, बहुत आनंद आपको आने वाला है। चलिए अगली जो आपकी विधि है वो है दोस्तों कैट। कैट देखिए, कैट क्या है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका बाल संपर्त्य परीक्षण, बाल संपर्त्य परीक्षण। इसके जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, प्रवर्तक हैं बैलिक। इनका जो पूरा नाम है वो है लियोपोल्ड बैलिक। इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है लियोपोल्ड बैलक, ये इनका पूरा नाम है, लियोपोल्ड बैलक, ठीक है। वर्ष याद रखना है, वर्ष कब है, 1948 आपको याद रखना है, कब, 1948। अच्छा, विकास में योगदान है, ध्यान रखना है, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस हैं। अगर हम इसमें कार्डों की बात करें, जो कार्डों की संख्या होती है, टोटल इसके अंदर 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। प्रक्रिया क्या है, बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी कहलवाई जाती है, यानी बच्चों को चित्र दिखाकर क्या है, बच्चों को चित्र दिखाकर कह सकते हो, मैं सीधे सीधे इसको बता रहा हूँ। ये जो आपका लेपोर्ड बैलक वाला है, ये इसमें कार्ड की संख्या 10 होती है और इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। किसके, जानवरों के चित्र बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहानी लिखने को कहा जाता है। अच्छा, ये जो उपयोगिता है, ये जो परीक्षण है, ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के ऊपर ही लागू होता है। क्या है, 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए ये उपयोगी होता है। तो मेहरबानी करके भैया इसको भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, इसको समझिएगा। अगली स्लाइड है वो है IBT। क्या है, IBT बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाओ, ट्रिपल स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यानी IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसके प्रतिपादक जो हैं वो हरमन रोसा हैं। कौन है, हरमन रोसा हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके वर्ष की ध्यान रखें, वर्ष याद रखें, तो वर्ष ध्यान रखना है 1921, यानी प्रतिपादक इसके हरमन रोसा हैं, वर्ष 1921 है। कार्ड की जो संख्या है, कार्ड की संख्या दोस्तों टोटल 10 होती है। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। संरचना की बात करें तो 5 काले व श्वेत कार्ड होते हैं और 5 इसमें रंगीन कार्ड होते हैं, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्याही के धब्बे दिखाकर उनकी व्याख्या पूछी जाती है। इस परीक्षण में क्या होता है, स्याही के धब्बे दिखाकर, इसमें क्या है, स्याही के जो धब्बे हैं, बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। और इसमें जो बालकों के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञात्मक परीक्षण लिए जाते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं और 5 कार्ड काले व सफ़ेद होते हैं और बाकी 5 कार्ड जो हैं वो विभिन्न रंग के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ज्ञात क्या होता है, तो व्यक्तित्व की विशेषताएं, कल्पना शक्ति और भावात्मक स्थिति का पता लगता है। कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और अपने नोट्सों में इसे ऐड करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगला जो है वो आपका, वो देखिए चौथे नंबर पे है SCT। SCT क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट होता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है। अगर इसके प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक हैं इसके पाइन एंड टेंडलर, यानी टेंडलर लिखा है, ये पाइने लिखा है, तो यहाँ पे देखो पाइन, इसको पढ़िएगा। ये जो पूरा नाम है इसका जो पूरा नाम है वो है पाइन एंड टेंडलर, ठीक है, टेंडलर, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष याद रखनी है 1930, याद रखना है, वर्ष क्या ध्यान रखना है 1930। और विकास में जो योगदान रखना है ये आपका रोसेंज ध्यान रखना है। रोसेंज, या आपको किसी बुक में मिलेगा रोटर्स, ये शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है,
ठीक है। प्रक्रिया क्या है, तो इसमें अधूरे वाक्य पूरे करवाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, अधूरे जो वाक्य होते हैं वो पूरे करवाए जाते हैं। जैसे मैं खुश होता हूँ जब, मैं खुश होता हूँ जब, इस वाक्य को पूरा कीजिए। मेरे माता पिता, इस वाक्य को आपको पूरा करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है वो मनोभाव, अभिव्यक्ति और व्यक्ति का अध्ययन करना है। कुल मिला के टीईटी के पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा भैया एससीटी जो है ये प्रवर्तक पूछा जा सकता है और किससे संबंधित है तो ये पूछा जा सकता है। फिलहाल कुल मिला के चीज़ें आपको सारी याद करनी है। आयोग पेपर बना रहा है, कोई पता नहीं है उसकी गहराई क्या होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगला समझिएगा। अगला जो है आपका वो है, देखिए FWAT। क्या है, FWAT। तो इसके बारे में समझिएगा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो फ्रांसिस गाल्टन हैं। वर्ष याद रखिएगा 1879। और जो सहयोग करता है, इनके सहयोगकर्ता जो कौन है वो हैं विलियम वुंट है। अच्छा, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया जो है दोस्तों, एक शब्द सुनाकर प्रतिक्रिया में दूसरा शब्द बुलवाना, यानी एक शब्द सुनाकर प्रतिक्रिया में दूसरा शब्द बुलवाना होता है। तो इससे ज्ञात क्या होता है, तो इससे ज्ञात होता है कि व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ, आंतरिक संघर्ष। तो ये भी आपको परीक्षण ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आपकी प्रक्षेपी जो हैं समाप्त हो गई। प्रक्षेपी विधियाँ 5 ये इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको करा दी। अब हम बात करेंगे, देखिए अप्रक्षेपी की, अप्रक्षेपी की डिटेल से बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिएगा इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा। एक याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक आप देखिएगा। जैसे टैट पूछा जाएगा तो टैट क्या है, कहानी लिखो है इसमें। कैट में क्या है, बच्चों की कहानी है। IBT में क्या है, स्याही डब्बा है। SCT में क्या है, वाक्य पूर्ति करो। और FWAT में क्या है, शब्द पर शब्द बोलो, शब्द पर शब्द बोलो। अगर पूछा जाए आपसे भाई टैट में क्या है, तो कहानी लिखवाई जाती है, कहानी है। कैट में क्या है, बच्चों की कहानी है। IBT में क्या है, स्याही डब्बा है। SCT में क्या है, वाक्य को पूरा करना है। और FWAT में क्या है, शब्द पर शब्द बोलो। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अब देखिए आपकी जो आ गई वो आ गई अप्रक्षेपी विधियाँ। तो अप्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं। अप्रक्षेपी विधियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो जो पहला पार्ट्स है वो आपका आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हैं। तो इसमें देखिए आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा यानी विलियम वुंट व शिष्य जो हैं वो टीचर हैं, परंपरागत विधि है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है और अपने जीवन की विशेष घटनाओं को सामने लाता है। ये आपकी आत्मकथा या फिर कह सकते हो व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्या है, देखिए प्रश्नावली विधि है। दूसरी क्या है, व्यक्ति मापन की दूसरी जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि को भी समझिएगा। देखो प्रश्नावली विधि में क्या होता है, इसके जो जनक हैं वो सुकरात हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं वो सुकरात हैं। मनोविज्ञान में जो शुरुआत है वो वुडवर्थ हैं। कागज जो है वो पेंसिल विधि भी कहते हैं इसे। और प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में भी दिए जाते हैं, किसमें, प्रश्नावली विधि में। तो 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है खुली प्रश्न पत्र का विस्तृत उत्तर देंगे, तो ये ओपन वाली है। दूसरा है क्लोज यानी बंद, प्रश्न का उत्तर हाँ या फिर ना में आप दोगे, तो ये बंद प्रश्न उत्तर हो गया। दूसरा है सचित्र प्रश्नावली यानी चित्रों का प्रयोग होता है इसमें। सचित्र प्रश्नावली में क्या होगा, चित्रों का प्रयोग होता है, ठीक है। मिश्रित प्रश्नावली में क्या होगा, तीनों का मिला जुला रूप होगा। तो ये 4 प्रकार की प्रश्नावली है, तो इसके बारे में भी आपने समझ लिया। चलिए अगली स्लाइड देखिए। अगली जो स्लाइड है वो देखिए, तीसरी जो विधि है आपकी, तीसरी और चौथी विधि है व्यक्ति इतिहास विधि यानी जीवन इतिहास विधि, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। व्यक्ति इतिहास विधि यानी जीवन इतिहास विधि केस स्टडी मेथड है। प्रतिपादक इसके टार्डमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक जो है वो टार्डमैन है। निदानात्मक अध्ययन की बेस्ट विधि है और असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन है। एग्जाम्पल बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक। जो चौथी जो विधि है साक्षात्कार विधि है। ये जो विधियाँ चल रही हैं ये आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधि हैं, ठीक है। तो इनके जो साक्षात्कार के जो हैं प्रवर्तक वो हैं जॉन डार्ले। आमने सामने बैठकर इसमें वार्तालाप होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू है ना, साक्षात्कार विधि है, तो आमने सामने बैठकर वार्तालाप करना है। गैरेट ने 2 स्वरूप बताए हैं, संरक्षित और निर्देशित, ठीक है। यानी संरक्षित निर्देशित मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी असंरक्षित और अनिर्देशित, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के ये आपकी विधियाँ हो गई आत्मनिष्ठ वाली। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर।
तो जो आपकी देखिए जो आपको समझाया गया था कि भाई व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दो प्रकार की बताई गई थी, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। जो प्रक्षेपी विधि थी वो मैंने आपको पहचान बताई थी, जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली कोई भी अक्षर देखे, ABCD कोई भी देखे तो वो प्रक्षेपी विधियाँ होंगी, और अप्रक्षेपी विधियों में ऐसा नहीं होगा। जो अप्रक्षेपी विधियाँ थी वो मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी। एक बताई थी आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, जो कि अभी पढ़ा है, और दूसरी बताई है वस्तुनिष्ठ विधि, जो आपके सामने है। और आत्मनिष्ठ विधि में मैंने आपको बताया था आत्मकथा विधि, यानी आत्मा व्यक्ति के अंदर होती है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। और व्यक्तिनिष्ठ विधि तो व्यक्ति इतिहास विधि याद रहेगी। साक्षात्कार व्यक्ति का होता है तो वो भी व्यक्ति इतिहास विधि है, और प्रश्न व्यक्ति से किया जाता है तो वो भी क्या है, प्रश्नावली क्या है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ रहे हो वस्तुनिष्ठ विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन कौन सी है, देखिए समाजमिति आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, निरीक्षण और अवलोकन आपकी क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि है। और ये आपको देखना है, ये सारी जो विधियाँ हैं ये आपकी दोनों विधियाँ आपको तैयार करनी है, वो मैं अभी समझा रहा हूँ। तो चलिएगा एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। समाजमिति है, निरीक्षण व अवलोकन विधि है, रेटिंग स्केल है, शारीरिक परीक्षण विधि है, और परिस्थिति जन परीक्षण है, और विधि आपकी ये आपको देखना है। समाजमिति ध्यान रखना है, JL मैरोनो को ध्यान रखना है। 1934 में सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है, और सामाजिक लोकप्रियता का क्या पता लगाया जाता है इस विधि के अंदर। निरीक्षण व अवलोकन विधि में इसमें बार्टसन को ध्यान रखिएगा। वहाँ विधि है व्यक्ति जो होता है व्यक्ति के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है निरीक्षण व अवलोकन विधि में। रेटिंग स्केल, थ्रस्टन का नाम याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के गुणों को मूल्यों के आधार पर आंकना। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण विधि, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आर्मी, पुलिस, फिजिकल टेस्ट में लिया जाता है, ये शारीरिक परीक्षण विधि हो गई। परिस्थितिजन्य परीक्षण विधि क्या है, विशेष इमरजेंसी में व्यक्ति के मूल और गुणों का क्या है, चेक किया जाता है, मूल गुणों को चेक किया जाता है, ये आपकी परिस्थितिजन्य परीक्षण विधि है। अगला देखिए आप, नेक्स्ट है विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के मूल गुणों को चेक किया जाता है, तो ये आपकी कह सकते हो सेचुरेशनल टेस्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। पर्सनालिटी का टोटल जो टॉपिक है मैंने आपको करा दिया है। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने ये टॉपिक कराया था, धीरे धीरे टॉपिक कराता तो और अच्छे से भी समझा सकते थे, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा था और ज़्यादा लंबी वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। तो कुल मिला के 1 घंटा लगभग हो चुका है, और मैंने कोशिश की है कि पर्सनालिटी के हर पॉइंट को इस वीडियो के अंदर डालूं। तो बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।